प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका अपना स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और हम पिछली कक्षा में हमने दबाव समूहों पर चर्चा प्रारंभ की थी। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, और उनको जो हमने समझने का प्रयास किया, परिभाषाओं के रूप में उनके अर्थ समझने का प्रयास किया, और उसके साथ ही उनके कुछ मुख्य लक्षण और विशेषताओं का भी जिक्र हमने किया था। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दबाव समूह की जो भूमिका है, उसका जो रोल है, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दबाव समूह, जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक दलों की भांति एक तरीके से नागरिकों के जो विचारों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जिस आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, करीब करीब उसी तरीके से दबाव समूह भी अस्तित्व में आते हैं। और इसका कारण यही होता है कि समाज में, बहुलवादी संगठन में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भी कई प्रकार के भाषाई आदि समूह या हित पाए जाते हैं। और ये हित जो है, जब ऐसा मानते हैं कि दलों के माध्यम से शासन में उनको पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वो अपने हितों की प्राप्ति के लिए शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने हितों के लिए सर्वप्रथम वो समूहित होना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए प्रारंभ में वो हित समूह कहलाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। और जब ये इंटरेस्ट ग्रुप इतने बड़े और विशाल हो जाते हैं कि वह राज्य की विधायी और कार्यपालक नीतियों पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं या उनको प्रभावित करने लगते हैं, और कुछ विद्वानों के अनुसार तो विधि की न्यायिक व्याख्या को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हित समूह फिर दबाव समूह में बदल जाते हैं और शासन से अपने अनुकूल नीतियां बनवाना प्रारंभ कर देते हैं। परिभाषा और अर्थ के रूप में हमने इस बात का विस्तार से जिक्र किया था, और उसके बाद हमने इसके कुछ विशेषताओं का, इसके लक्षणों का भी जिक्र किया था। फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य सापेक्ष जो इनका कार्यकाल होता है, उद्देश्य सापेक्ष जो है इनकी सदस्यता होती है, सर्वव्यापकता होती है, सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था हो, चाहे लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हो। अंतर यह है कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और इनकी भूमिका भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, जबकि सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्थाओं में इनकी संख्या सीमित होती हैं और उतने मुखर रूप से कार्य भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं या जो व्यक्तिगत भिन्नता या जो विचारों में भिन्नता है, हितों में भिन्नता है, उसको वहाँ प्रमुखता नहीं दी जाती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनको मान्यता दी जाती है। इस कारण से सर्वव्यापक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ज़्यादा होते हैं और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में कम होते हैं। उद्देश्य सीमित होते हैं और इनका संगठन औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, जिक्र हम कल की क्लास में कर चुके हैं। साधनों की पवित्रता और नैतिकता में इनका वैधानिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, और शासन सत्ता में ये परोक्ष रुचि जो है वो शासन सत्ता में परोक्ष रुचि रखते हैं। तो आज जो है हम इनके कार्यप्रणाली का जिक्र करेंगे, और या यूँ कहें कि दबाव समूह की भूमिका क्या है, दबाव समूह की एक राजनीतिक व्यवस्था में उनका क्या रोल है, क्या रोल ये हम प्ले करते हैं एक राजनीतिक व्यवस्था में, इसका जिक्र हम आज इसका कक्षा में करेंगे। किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की जो भूमिका होती है, वास्तव में उसके कार्यों को प्रकट करती है। सामान्यतः एक लोकतांत्रिक समाज और शासन में विभिन्न जो दबाव समूह होते हैं, उनकी भूमिका कई सारे रूपों में दिखाई पड़ती है, और उसके जो विभिन्न कार्य हैं, उन कार्यों से मिला करके ही उसकी भूमिका जो है एक राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भूमिका सामने आती है। तो सर्वप्रथम जो है इस भूमिका को कार्यों के रूप में समझने का हम प्रयास करेंगे। विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, सबसे प्रमुख बात यह है, विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति। जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी एक सिविल सोसाइटी में, किसी भी नागरिक समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के हित पाए जाते हैं, और इन हितों से संबंधित जो समूह होते हैं विभिन्न प्रकार के वर्गों का निर्माण करते हैं। समाज में विभिन्न हितों से संबंधित जो वर्ग होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, विभिन्न दबाव समूह ऐसे वर्गों के हितों को संगठित मांग के रूप में शासन के सामने रखते हैं।
वर्गीय हितों में तालमेल बैठाना, वर्गीय हितों में तालमेल बैठाना, वर्गीय हितों में तालमेल बैठाना। दबाव समूह के माध्यम से समाज में एक प्रकार से समन्वय की प्रक्रिया चलती रहती है। दबाव समूह प्राय एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इस वर्ग के सदस्यों की मांगों और विचारों में पर्याप्त अंतर होता है और दबाव समूह इन सदस्यों की मांगों में की भिन्नता में तालमेल बैठाते हैं। ये प्राय मध्यम मार्ग अपनाते हैं और इस तरह वर्गीय एकता को बनाए रखते हैं। तो ये स्वयं एक ही समूह के भीतर जो है तालमेल बैठाने की बात करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विरोधी वर्गों में तालमेल, विभिन्न विरोधी वर्गों में विभिन्न विरोधी वर्गों में तालमेल बैठाते हैं। दबाव समूह के माध्यम से एक समाज में ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जिनके हित प्राय परस्पर विरोधी होते हैं और प्रत्येक वर्ग शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, शासन पर अधिकार करना चाहता है, किंतु वास्तव में सभी वर्ग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं और आपस में विरोध बना रहता है और एक जो समूह है वो अपना हित पूरा करना चाहता है, दूसरे विरोधी समूह की हानि करना चाहता है। विभिन्न विरोधी वर्गों से संबंधित जो दबाव समूह एक दूसरे को प्रभावित के प्रभाव को सीमित करते हैं और इस प्रकार अंत में उनके बीच विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संतुलन स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों का जो दबाव समूह है और जो पूंजीपतियों का, मिल मालिकों का जो समूह है, दोनों के हित परस्पर विपरीत हैं और दोनों के हितों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। लेकिन दोनों विरोधी जो वर्ग हैं उनके बीच में लगातार दबाव से एक ऐसा समन्वयकारी मार्ग निकल के आता है कि दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो जाता है और उस किसी एक बिंदु पर दोनों वर्ग सहमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विरोधी वर्गों के बीच में जो है तालमेल बैठाने का कार्य ये करते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन के अनुपूरक भी इनको माना जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन के अनुपूरक की भूमिका, शासन के अनुपूरक की भूमिका, शासन के अनुपूरक की भूमिका। दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हालांकि हम बार बार यहाँ पर ये बात रिपीट कर रहे हैं कि दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन होते हैं और इनके सदस्यों का शासन से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। शासन के बाहर रह के शासन को प्रभावित करने वाले समूह होते हैं। एक शब्द हमें यहाँ मुख्य रूप से याद रखना है, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन होते हैं, फिर भी शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यहाँ पर इनका जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया के संचालन में ये अपना कार्य करते हैं। दबाव समूह अपनी मांगों के समर्थन में लोकमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं और उनके इस प्रयत्न से लोकतंत्र में लोकमत के प्रशिक्षण का कार्य चलता रहता है। लोकमत के प्रशिक्षण का कार्य चलता रहता है। दबाव समूह समाज की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि वर्गों की मांगों को प्रस्तुत करके समाज के बहुलवादी स्वरूप की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, बहुलवादी संगठन को बनाए रखने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जब और शासन को एक निरंकुशतावादी प्रक्रिया अपनाने से रोकते हैं। इस कारण से समाज का बहुलवादी संगठन, बहुलवादी स्वरूप, बहुलवादी ढांचा बना रहता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के हितों की तुष्टि होती रहती है, जिस कारण से विभिन्न वर्ग प्राय शासन से उग्र विरोध की भावना उनमें नहीं पनपती है, क्योंकि दबाव समूह के माध्यम से जब वह समूह, वह वर्ग अपना हित साधन कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसके सदस्यों में शासन के प्रति विपरीत या विरोधी दल का शासन होते हुए भी उसके प्रति इतनी उग्र और क्रांतिकारी भावना का विकास नहीं होता है और समाज का बहुलवादी संगठन, बहुलवादी ढांचा बना रहता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो है वो इनका माना जाता है।
और वर्तमान लोकतंत्र में व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो एक मुख्य आधार करीब करीब सभी देशों में क्षेत्रीय आधार पर विधायिकाओं के सदस्यों का चुनाव होता है, या यूँ कहा जाए कि विधायिकाओं का संगठन क्षेत्रीय आधार पर होता है। विधायिकाओं का संगठन यहाँ पर व्यावसायिक आधार पर नहीं होता है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के करीब करीब सभी विधायिकाओं में क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर, ये दो ही मुख्य आधार माने जाते हैं विधायिकाओं के संगठन के, या यूँ कहें कि विधायिकाओं के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसके दो ही आधार माने जाते हैं, संख्या के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। और जाहिर सी बात है कि इन दोनों आधारों में कहीं भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। फलस्वरूप विभिन्न व्यवसायों से जो संबंधित जो वर्ग होते हैं उन वर्गों की, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जो वर्ग होते हैं उन वर्गों की का वास्तविक प्रतिनिधित्व विधायिकाओं में नहीं हो पाता है, और दबाव समूह अपने प्रक्रिया के द्वारा अपना रोल जो है सोसाइटी में जो उनका है भूमिका उनकी जो है उसके माध्यम से अपनी भूमिका को अदा करते हुए उन विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जो वर्ग समाज में होते हैं उन वर्गों का हित तुष्टि वहाँ से वो करते हैं, या उस पर उनकी सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है वो उनको प्राप्त होती है। विभिन्न हितों के आधार पर दबाव समूह व्यावसायिक आधार पर बनते हैं, और वो जो लोकतंत्र का एक बड़ा जो एक यूँ कहें कि बड़ा एक लूप पोल यहाँ पर दिखाई देता है, उसको ये पूरा करने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यहाँ कहीं पर भी करीब करीब दिखाई नहीं देता है। और खासकर विकासशील देशों में तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का कोई पैटर्न अभी सही तरीके से विकसित भी नहीं हो पाया है कि फॉर एग्जाम्पल कि हम कहें कि मेडिकल का जो पैसा है उसके मुखिया जो है एक सिविलियन को बना दिया जाता है, जहाँ सिविलियन जो मामले देखने होते हैं प्रशासकीय मामले, वहाँ पर मेडिकल के विद्यार्थी को मुखिया बना दिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर एक व्यावसायिक एजुकेशन में भी कई बार दूसरे विषयों के लोग जो है मुखिया बन जाते हैं। तो नीति निर्माण में जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है या नीति निर्माण में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो उस वर्ग विशेष या व्यवसाय विशेष के लोग वहाँ पर उच्च स्तर पर नीति निर्माण में शामिल नहीं हो पाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा लूप पोल यहाँ पर माना जाता है। तो दबाव समूह जो है इस लूप पोल को भी पूरा करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनुपूरक की भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जो है सहयोगी की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा दबाव समूह विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके उम्मीदवारों के चयन में मदद देते हैं और चुनावी प्रचार में भी मदद देते हैं, और कई सारे मामलों में चुनाव में धन की सहायता भी इनके द्वारा दलों की जाती है। दबाव समूह व्यवस्थापिका के सदस्यों तक उनके क्षेत्र में की जनता की जो मांगें हैं उन मांगों को भेजते हैं, पहुंचाते हैं, और विधायकों व मतदाता के बीच दलों की भांति ही एक तरीके से पुल का कार्य करते हैं। जैसे दल सरकार और जनता के बीच पुल का कार्य करते हैं, वैसे ही ये जो है विधायकों और मतदाताओं के बीच पुल का कार्य करते हैं। और दबाव समूह विशिष्ट समस्याओं पर विभिन्न तथ्य और आंकड़े एकत्रित करते हैं और विधायकों को इससे अवगत कराते हैं। वे विशिष्ट समस्याओं पर अपनी राय प्रदान करते हैं और इस तरह विधि निर्माण में भी मदद देते हैं। विधि निर्माण के लिए जो तथ्य होते हैं या जो वास्तविकता इनको प्रदान करनी होती है उन सारी बातें जो है ये एकत्रित करके एक तरीके से उसके लिए प्राथमिक जो सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं, और उसके आधार पर विधायिकाएं अपना कानून बनाने का मसौदा भी तैयार करने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार जो है दबाव समूह विभिन्न कार्य या विभिन्न प्रकार की भूमिका जो है एक राजनीतिक समाज में अदा करते हैं। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी कार्यप्रणाली, इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, इनकी तकनीक क्या है, किस तरीके से किस टेक्निक से प्रेशर ग्रुप से जो है वो अपना कार्य करते हैं। तो दबाव समूह की कार्यप्रणाली या तकनीक पर थोड़ा जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। दबाव समूह की कार्यप्रणाली
या तकनीक, कार्यप्रणाली या तकनीकी क्या है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं प्रेशर ग्रुप से जो है। और दबाव समूह का उद्देश्य अपने हितों की रक्षा और प्राप्ति होता है, अतः वे उन सभी तरीकों को अपनाना उचित समझते हैं जो स्थिति के अनुसार आवश्यक हो, चाहे फिर वे तरीके अनैतिक या अवैध ही क्यों न हो। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में दबाव समूह द्वारा कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि इनका वैधानिकता में कोई विश्वास नहीं होता है। दबाव समूह जो है वैधानिक तरीके में, या यूँ कहें कि वैधानिक साधनों में या साधनों की पवित्रता में इनका कोई विश्वास नहीं होता है। इनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित सभी प्रकार के साधनों को प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा साधन इनके पास में होता है लॉबिंग करना। ये अपनी हित प्राप्ति के लिए किसी समूह से, किसी शासकीय खंड से, जहाँ से इनकी मांगे पूरी हो सकती है, जहाँ से इनके हित पूरे हो सकते हैं, उसके लिए ये लॉबिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। लॉबिंग का जो अर्थ है वो मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह लॉबी के रूप में कार्य करते हैं और उस उक्त प्रक्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। यूएसए में लॉबिंग प्रथा विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की अपनी लॉबी बनी हुई होती है और वे विभिन्न तरीकों से व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करते हैं ताकि ये सदस्य दबाव समूह के हितों की रक्षा के लिए किसी विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करें। इस उद्देश्य से दबाव समूह विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, उनके पास प्रतिनिधि मंडल और शिष्टमंडल भेजे जाते हैं और जरूरी होने पर दबाव समूह प्रदर्शन आदि का सहारा भी लेते हैं। विधेयकों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह दावत, आमोद प्रमोद तथा रिश्वत आदि के साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि साधनों की पवित्रता और नैतिकता में, वैधानिकता में उनका कोई विश्वास नहीं होता है। ये बात हम इनकी विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। लॉबिंग प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह किसी प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रभावित कर सकते हैं ताकि वे किसी विशेष मामले में निर्णय नहीं लें जो इन दबाव समूह के हितों पर आघात करते हैं। तो लॉबिंग प्रक्रिया के माध्यम से मुख्यतः ये विधायकों को प्रभावित करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित करते हैं और उसके लिए वो उनसे व्यक्तिगत मिलते हैं, उनके लिए यहाँ तक रिश्वत आदि के तरीकों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं या उनको सुविधाएं देने से भी नहीं चूकते हैं या उनके विचारों को अपने अनुसार परिवर्तित कराने में या विधेयक के पक्ष में मतदान करने या विपक्ष में मतदान करने का दबाव बनाते हैं, प्रदर्शन का भी सहारा ले सकते हैं। कई सारे तरीकों से वो लॉबिंग करके अपना हित साधन करते हैं। ये उनकी कार्यप्रणाली का सबसे प्रमुख और सर्वप्रमुख और सर्वश्रेष्ठ बिंदु कहा जा सकता है, तकनीकी कहा जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क बनाते हैं। राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क, राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाना दबाव समूह की कार्यप्रणाली का दूसरा जो तरीका है वो दलों से परोक्ष संपर्क बनाना है। अपने हित प्राप्ति के लिए ऐसे राजनीतिक दलों से संपर्क करते हैं जो उनके हितों की सिद्धि में सहायक हों। जैसे कि अगर भारत में की बात हम करें तो विभिन्न श्रमिक संगठनों के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी लॉबी के संपर्क में भी अनेक राजनीतिक दल हैं। पुरानी कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट और इंडिकेट नामक दो स्पष्ट गुट थे जिनके साथ क्रमशः दक्षिणपंथी और वामपंथी दबाव समूह के समर्थक थे। जब आम चुनाव होते हैं तो दबाव समूह इस बात की कोशिश करते हैं कि उनसे संबंधित दल के उम्मीदवारों के चयन में उनकी गुप्त राय ली जाए और अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे उठाने व उनके पक्ष में प्रचार करने का वायदा भी करते हैं। तो दबाव समूह किसी राजनीतिक दल में उपरोक्त संबंध इस विश्वास के साथ स्थापित करते हैं कि वह शासन सत्ता प्राप्त करेगा तो उसके हितों की रक्षा और वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क बनाते हैं, दल में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि शासन में शामिल होना इनका उद्देश्य नहीं होता है। शासन को प्रभावित करके
उससे अपने अनुकूल नीति बनवा लेना इनका उद्देश्य होता है, अपने अनुकूल कानून बनवा लेना इनका उद्देश्य होता है। इसके लिए दलों में जब आम चुनाव होते हैं तो वो दलों की सहायता करते हैं, लेकिन सदस्य जो निर्वाचन के उम्मीदवार दलों द्वारा तय किए जाते हैं वो इनकी पसंद के करवाते हैं, दलों पर दबाव डालते हैं, अपनी गुप्त राय दलों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं, मदद भी करते हैं, धन बल की मदद भी ये दलों की करते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति और ऐसा दल चुनाव में विजय प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उनको उनके अनुकूल जो है नीति निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग, जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग, राजनीतिक दलों द्वारा जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग किया जाता है। दबाव समूह द्वारा जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग भी कई बार अपनी मांगों के लिए किया जाता है और अपनी मांगों के पीछे जनमत का बल पैदा करने के लिए ये इन साधनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में फोरम फॉर फ्री एंटरप्राइजेज नामक दबाव समूह सरकारी उद्योगों का विरोधी और निजी उद्योगों का समर्थक दबाव समूह है और ये विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेमिनार, समाचार पत्र, लघु पुस्तक तथा प्रकाशनों द्वारा अपने उपरोक्त हित को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधार के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। पश्चिमी लोकतंत्र में रेडियो और दूरदर्शन भी जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन हैं। दबाव समूह इनका भी ऐसा कुशल प्रयोग करते हैं कि जनमत राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के नाम पर उनकी मांग का समर्थन किया जाता है। वस्तुतः दबाव समूह जनता का समर्थन मिलने पर सरकार से अपनी मांगों के पक्ष में निर्णय कराने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार जनमत निर्माण के साधनों का जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करके अपना हित साधन करवा लेते हैं। न्यायालय द्वारा एक तरीका इनका जो है वो एक तरीका ये भी है कि अपने हित साधन के लिए न्यायालय की मदद प्राप्त करते हैं। न्यायालय की मदद प्राप्त करना इनका एक जो तरीका है वो न्यायालय की मदद प्राप्त करना है। न्यायालय की मदद किस तरीके से और कैसे की जाएगी, न्यायालय से कैसे मदद प्राप्त की जाएगी? जब किसी दबाव समूह के विरोध के बावजूद ऐसे कानून पारित हो जाते हैं जो दबाव समूह के हितों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं तो वे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की आड़ में न्यायालय में याचिका दाखिल करते हैं और ये मांग करते हैं कि संबंधित कानून संविधान के ढांचे व भावना के विरुद्ध हैं, अतः उन्हें अवैध घोषित करके रद्द कर दिया जावे। तो इस प्रकार न्यायालय की मदद प्राप्त करके भी अपना हित साधन करने में पीछे नहीं रहते हैं। और कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि दबाव समूह न केवल राज्य की विधायी और प्रशासकीय प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि कई दबाव समूह तो इतने प्रबल हो जाते हैं कि लोकतांत्रिक समाजों में कि विधि की न्यायिक व्याख्या को भी प्रभावित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो संभवतः इसी रूप में वो न्यायालय की मदद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तरीका इनका है और वो है असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग। असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग, असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग। दबाव समूह असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, उससे भी इनको परहेज नहीं है, क्योंकि इनके लक्षण और विशेषताओं में हम पढ़ चुके हैं कि ये साधनों की पवित्रता और नैतिकता में इनका कोई विश्वास नहीं होता है या वैधानिकता से भी इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनको किसी भी रूप में किसी भी तरीके से इनका उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, इनका हित साधन हो जाना चाहिए। दबाव समूह गुप्त रूप से रिश्वत आदि के गुप्त असंवैधानिक तरीके तो अपनाते ही हैं, वे सार्वजनिक स्तर पर दबाव डालने वाले असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग भी करने से नहीं चूकते हैं, जैसे हड़ताल करना है, तालाबंदी करना है, घेराव है, धरना प्रदर्शन है, भूख हड़ताल, अग्निदाह, रास्ता रोको आंदोलन, कर देने से मना करना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि आदि असंवैधानिक तरीके प्रयोग में लाते हैं। एफ्रो एशियाई लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसे तरीके विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।
तो अनेक दबाव समूह मानते हैं कि अव्यवस्था, हिंसा एवं आक्रोश की उपरोक्त नीतियां सरकार पर ऐसा दबाव उत्पन्न करती हैं कि वह उन मांगों को स्वीकार कर सकती है जो मांग उस समूह द्वारा की गई है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो है दबाव समूह जो इन तरीकों का प्रयोग करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को पूरा करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। लॉबिंग है, दलों से संपर्क बनाना है, जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग, न्यायालय की मदद प्राप्त करना, असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग जिसमें कई सारे तरीके, रास्ते रोकना है, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़, नुकसान करना है, उग्र प्रदर्शन करना है, धरना है, घेराव है, तालाबंदी है, कई सारे तरीके, असंवैधानिक तरीके जिनको वैधानिक नहीं कहा जा सकता, इन तरीकों का प्रयोग करते हुए भी दबाव समूह अपना हित साधन करने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार दबाव समूह की कार्यप्रणाली। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कक्षा में दबाव समूह और राजनीतिक दल के अंतर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।